हम लोग आज डेयर पढ़ने वाले हैं। डेयर का दो मीनिंग होता है। एक तो होता है साहस करना या हिम्मत करना। साहस करना या हिम्मत करना। और इसका एक सेकंड मीनिंग होता है डेयर का चुनौती देना। चुनौती देना समझते हैं? चैलेंज करना। चैलेंज करना। ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस जो भी हैं जिनका नाम व्हाट्सएप स्टेटस है वो अपना नाम पहले बताएं और कैमरा और माइक अनम्यूट करें, क्योंकि ये वॉइस इंटरेक्शन के साथ लाइव क्लास है। हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, रिमूव कर देंगे क्लास से अगर हमको ये नहीं पता रहेगा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो। चुनौती देना। ठीक है। और हम आपको बता दें कि डेयर का यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। मेन वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है। इन दोनों अर्थ में जब मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसको हम लोग या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो 12 टेंस है, लेकिन डेयर के लिए सिर्फ दो ही टेंस बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। बस दो ही टेंस बना है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। ठीक है। इस अर्थ में एग्जाम्पल देख रहे हैं पहले साहस करने के अर्थ में। ठीक है। उसे अपने पिता से बात करने का साहस नहीं था। बात करने का साहस नहीं था। जब हम बोलते उसे अपने पिता से बात करने का साहस नहीं था, तो यहाँ साहस नहीं था ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि ये पास्ट में चल रहा है, हाँ या ना? तो पास्ट में यदि है, था के कारण पता चल रहा है, तो ये सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट होगा और कोई दूसरा टेंस में हो ही नहीं सकता। प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। बस दो ही होगा। ठीक है। तो इसका अंग्रेजी बनेगा ही, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ना, तो डज नॉट लग जाएगा। ही डज नॉट डेयर। और उसके बाद टू प्लस भी बनाएगा, टू टॉक विथ हिज फादर। ठीक है। हाँ, सॉरी, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डिड होना चाहिए, पास्ट है इसीलिए मेरे दिमाग में नहीं था, ध्यान दूसरी तरफ चला गया। मेरा ध्यान इस बात पे था कि हम पूछना चाह रहे थे कि आवाज, पिक्चर, बोर्ड सब कुछ एकदम क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है? एवरीथिंग इज क्लियर। देखिए डिड है इसलिए भी वन आया। क्यों भी वन आया? और डिड क्यों आया? डिड इसलिए आया क्योंकि पास्ट था, और डिड आ गया तो भी वन आएगा। हाँ, यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर क्या आया है, टू प्लस भी वन। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल अबाउट टेक, ये कौन है? ऑल अबाउट टेक ये कौन है? स्वर्ण कुमार हैं? अच्छा ठीक है। तो अगला दिन से अपना नाम सही रखिएगा, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं।
नहीं तो यहाँ से एडमिट नहीं करेंगे। स्वर्ण कुमार नाम है, स्वर्ण कुमार नाम रखिएगा। जो बैच में नाम एनरोल्ड है वही रखिएगा। 10 दिन अभी ये चलेगा। सुजीत जी, मेरी आवाज़, फोटो और वीडियो सब क्लियर जा रही है तो बात करेंगे जी। ठीक है। ही डिड नॉट डेयर टू टॉक विथ हिज फादर। एक और लेते हैं। उसे अकेले रात में छत पर जाने का साहस नहीं है। साहस नहीं है या हिम्मत नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव ही रहे। संजोग है कि यहाँ पर हम नेगेटिव लिख दे रहे हैं बार बार। ही, जो कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ही होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में नेगेटिव है तो एक ही बात हो सकता है कि डज लगे या डू लगे। तो ही है तो डज लगेगा। ही डज नॉट डेयर टू गो ऑन द रूफ अलोन एट नाइट। ठीक है। आप देखिए, जब भी डेयर मेन वर्ब के रूप में आएगा ना तो इसके बाद टू प्लस भी वन आ जाएगा। ठीक है। डेयर जब भी मेन वर्ब के रूप में आएगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा? टू प्लस भी वन। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? रेस्पॉन्ड करेंगे? वेरी गुड। तो ये वाला जो सेंस पढ़ाया अभी हम आप लोगों को, ये हम पढ़ाए साहस करना के अर्थ में। साहस करना के अर्थ में। ठीक है। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसको, वो पढ़ेंगे चुनौती देना के अर्थ में। ठीक है। वो भी मेन वर्ब ही रहेगा। चुनौती देना के अर्थ में ये मेन वर्ब ही है। इस अर्थ में भी याद रखिएगा, ये नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, नहीं, मेन वर्ब है। और जाहिर सी बात है कि इस अर्थ में भी फिर इसको दो ही टेंस मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में, या पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। ये बंधन है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में, दो ही टेंस हो सकता है। एग्जाम्पल जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है। उसने मुझे यह सवाल हल करने का चुनौती दिया। ठीक है। उसने मुझे यह सवाल हल करने का चुनौती दिया। तो देखिए, जैसे ही हम बोलते हैं चुनौती दिया, आपको नहीं दिख रहा कि पास्ट में चला गया ये काम? और पास्ट में चला गया तो इसके लिए एक ही टेंस बोला गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में। प्रेजेंट में रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में रहे तो पास्ट इंडेफिनिट, इतना ही बोला गया। तो क्या हो जाएगा? ही डेयर्ड, चुनौती दिया, पास्ट इंडेफिनिट V2। ठीक है। जिसको चुनौती दिया वो आदमी, और जो काम करने का चुनौती दिया, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। He dared me to solve this question। रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रहा, आप लोग रेस्पॉन्ड करेंगे तो हम रेस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमको टेक्स्ट में जवाब देना होता है तो बार बार हमको मोबाइल देखना पड़ता है, जिसके कारण
थोड़ा क्वालिटी ख़राब हो रहा है। इंटरनेट तो मेरा ख़राब है ही अभी 2-3 दिन से, इसीलिए हमको इस क्लास पर आना पड़ा। ठीक है, अगर आप लोग का इंटरनेट सही नहीं रहे तो आप अपना कैमरा को ऑफ कर सकते हैं, तो आपका इंटरनेट खर्च कम होगा। और लेकिन नाम जो है और सही रखिएगा, एथी करते समय, क्लास में आते समय तो एडमिट नहीं करेंगे क्लास में। ही डेयर्ड मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए, याद रखिएगा, जब डेयर चुनौती देना के अर्थ में रहता है तो जिस आदमी को चुनौती देते हैं उसको लिखते हैं, और जिस काम के लिए चुनौती देते हैं उस काम को 2+V1 के रूप में लिखते हैं। तो जो VVI पॉइंट हो गया वो ये हो गया कि डेयर कभी भी मेन वर्ब के रूप में है, तो इसके बाद somebody आ भी सकता है, जैसे चुनौती देना के अर्थ में था तो somebody आया था, और हिम्मत करना के अर्थ में है तो somebody नहीं आएगा, लेकिन 2+V1 तो जरूर आएगा। ठीक है, डेयर जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है, तो इसके राइट साइड में या तो तुरंत बाद, ठीक है, देखिएगा ये जो अर्थ आया है ये चुनौती देना के अर्थ में, ये चैलेंज करना के अर्थ में आया है, चैलेंज करना के अर्थ में आया है। और जब हम लोग डेयर यूज करते हैं हिम्मत करना के अर्थ में, तो इसके तुरंत बाद भी 2+V1 आता है। ठीक है, आप गौर से देखिए कि डेयर के बाद आया था, एग्जाम्पल देखिएगा वहां पर तो दिख जाएगा 2+V1, ये देखिए। ठीक है, 2+V1, यहाँ पर भी डेयर मेन वर्ब है, यहाँ इसका मतलब हो रहा है हैव करेज, हैव करेज। ठीक है, ये दोनों स्थिति में गौर से समझिएगा, ये दोनों स्थिति में डेयर क्या है, मेन वर्ब है। हाँ, थोड़ा सा ये मेन वर्ब है। आई होप की चीजें क्लियर है सबको। ठीक है, तो जो सिम्टम्स हम हाईलाइट करना चाहते थे मेन वर्ब के रूप में डेयर का, चाहे वो किसी अर्थ में रहे, चाहे चैलेंज करना के अर्थ में रहे, चाहे हैव करेज के अर्थ में रहे, इस स्थिति में इसके बाद 2+V1 ही आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग, हाँ, अब हम लोग डेयर को सीखेंगे मॉडल वर्ब के रूप में। डेयर को किस रूप में सीखेंगे, मॉडल वर्ब के रूप में सीखेंगे। ठीक है, जब हम इसको मॉडल वर्ब के रूप में सीखेंगे तब जो इसका अर्थ आता है गौर से समझिएगा, वो सिर्फ एक ही अर्थ होता है, हिम्मत करना या साहस करना। हिम्मत करना या साहस करना। ठीक है, और इसका बंधन होता है कि प्रेजेंट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही यूज होगा, दूसरा में यूज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है। बस दो चीज बोले, प्रेजेंट रहना चाहिए, या तो नेगेटिव रहना चाहिए या तो इंट्रोगेटिव रहना चाहिए। क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसे अपने पिता से बात करने का साहस नहीं है। कहाँ था, पीछे चले थोड़ा सा, पीछे वाले स्लाइड पे। ओ ये तो पास्ट में लिखा था ना, इसको वाला, ये वाला लेते हैं। उसे अकेले रात में छत पे जाने का साहस नहीं है, ये वाला सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, देखिए, उसे रात में अकेले
छत पर जाने का साहस नहीं है। ठीक है, आप गौर कीजिए इस वाक्य में ये प्रेजेंट भी है कि नहीं है? प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट इतना बताइए, ये प्रेजेंट है कि नहीं? ठीक है, प्रेजेंट है। साथ ही साथ प्रेजेंट में नेगेटिव है, तो प्रेजेंट में रहे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव रहे तब हम लोग साहस नहीं है डेयर को हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा, और फिर भी1 लगेगा। पूछिए भी1 क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ डेयर मॉडल वर्ब है, जितना भी मॉडल वर्ब है उसके बाद भी1 लगता है। गो ऑन द रूफ अलोन एट नाइट। ठीक है, आप अच्छा से देखें, डेयर नॉट भी1। ठीक है, गौर से देखें, यहाँ डेयर क्या है? मॉडल वर्ब है, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा भी1 ही लगता है इसलिए भी1 लगेगा। अभी हम पढ़ाए थे कि जब ये मेन वर्ब रहे तब इसके साथ हमेशा 2 + भी1 लगेगा, लेकिन जब ये मॉडल आ रहा है तो भी1 लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इसका पास्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। और पास्ट वाला इसका एग्जाम्पल क्या था, गौर से देखिएगा। ठीक है, इसका पास्ट वाला एग्जाम्पल था कि उसे अपने पिता से बात करने का साहस नहीं है। बात करने का साहस नहीं है। ठीक है, नहीं था सॉरी, है नहीं, उसमें तो था लिखा था ही लेते हैं, पास्ट लेते हैं। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा इस वाक्य में कि ये वाक्य प्रेजेंट का है ही नहीं, ये पास्ट का वाक्य है। अब पास्ट का वाक्य है तो यहाँ पर जो साहस नहीं है था, इसको हम लोग सिर्फ मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ मेन वर्ब हो सकता है, ये कभी भी मॉडल वर्ब नहीं हो सकता है, ओनली मेन वर्ब। कैसे? क्योंकि पास्ट में है इसीलिए। ठीक है, तब इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही डिड नॉट डेयर, और चूंकि मेन वर्ब है तो इसके बाद 2 + भी1 आएगा, टू टॉक विथ हिज फादर, विथ हिज फादर। देखिए डिड आया, नॉट आया नेगेटिव के चलते, डिड आया पास्ट के चलते, और डिड आया तो ये भी1 है मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में है ये, और इसके बाद 2 + भी1 ही आना है अगर ये मेन वर्ब है तो। बोलिएगा यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ ना बोलेंगे जब आप लोग फटाफट जवाब में। जी यस, वेरी गुड जी। किसका कॉल है भैया? रुक जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे? हाँ दिव्या बोलिए। पहले गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, तब ऐप से ज्वाइन कर पाइएगा। ठीक है जी, गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, फिर ज्वाइन कर पाइएगा। ठीक है, ठीक। हाँ ये देखिए, यही सब खाली कारण से हम ये वाला क्लास नहीं चलाते हैं। ये जो आवाज आने लगता है ना सबके घर से, ये क्लास को खराब कर देता है। 10 दिन ट्रायल के तौर पे चल रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तभी कंटिन्यू रहेगा। He did not dare to talk। तो अब देखिए पीछे वाले में फिर से एक बार चलते हैं कि जब ये प्रेजेंट में था, यहाँ पर गौर करें,
ये वाला हिस्सा जब हम बात करें प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट में जब ही था तो इसको दोनों तरीके से बना सकते थे हम लोग। इसको मॉडल वर्ब के तौर पे भी बना सकते हैं, मॉडल के रूप में भी बना सकते हैं, और मेन वर्ब के रूप में तो पहले बनाए ही थे, मेन वर्ब के तौर पे भी बना सकते हैं जब प्रेजेंट में है तो। लेकिन जब पास्ट में है तो सिर्फ मेन वर्ब के तौर पे हो सकता है। देखिए पास्ट में था तो सिर्फ मेन वर्ब के तौर पे हो सकता है। आई होप कि डेयर क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपको स्टेज पर बोलने का साहस है? ठीक है, जब ऐसा हम बोलते हैं, जब, तो आप गौर से देखिए है यानी हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं अच्छे से समझिएगा, तो ये प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव है, हाँ या ना बोलिए। प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव है। जब ये प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव है, बहुत अच्छे से समझना है, तो ये चूंकि प्रेजेंट है, यहां समझो, जैसे ही ये प्रेजेंट है वैसे ही इसका दो स्कोप खुल गया, ठीक है। प्रेजेंट है वैसे ही दो स्कोप खुल गया, एक तो मॉडल वर्ब के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, और एक मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों रूप में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पहले मॉडल वर्ब के रूप में देख लेते हैं। तो मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो डेयर खुद मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट के आगे चला जाएगा, डेयर यू, ठीक है ना। डू पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पर से बोलने का मतलब पब्लिक स्पीकिंग करना होता है, ठीक है। अब जरा गौर से इसका बनावट देखिए, ये चूंकि डेयर है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। अच्छे से हम देखेंगे तो पता चलेगा कि मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, तो रखा गया। और ये जो है मेन वर्ब है, अच्छे से देखेंगे डू, और मेन वर्ब चूंकि मॉडल वर्ब के साथ आ रहा है मेन वर्ब, तो ये हमेशा V1 के फॉर्म में ही होगा, दूसरा फॉर्म में हो ही नहीं सकता, ये दूसरा फॉर्म में हो ही नहीं सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल है कि दूसरा फॉर्म में। क्लियर है। तो यहां पर आपको ये मॉडल वर्ब के रूप में दिख गया, ठीक है। अब एक इसी बात को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हुए बोलते हैं। तो जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका हमको दिखेगा टेंस प्रेजेंट, और प्रेजेंट में एक ही टेंस बोला गया कि यदि प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ डू या डज चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, यू, फिर डेयर मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये टेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के आगे रहेगा प्रश्नवाचक, और डू या डज आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, तो मेन वर्ब जो है V1 होगा, मेन वर्ब V1 होगा, ठीक है। और चूंकि डेयर मेन वर्ब है तो डेयर जब भी मेन वर्ब रहे तो उसके बाद 2 + V1 होता है, टू डू, टू डू, बोलिए डू दोबारा क्यों आया, तो पब्लिक स्पीकिंग करना के लिए डू, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। 2 + V1 आ गया, जब डेयर मेन वर्ब रहता है तो उसके बाद 2 + V1 आता है, डेयर जब मेन वर्ब रहता है तो उसके बाद 2 + V1 आता है। बोलिए इतना समझ में आया जो हम अभी बताए सबको? देख डेयर में कितना कॉम्प्लिकेशंस है, मॉडल वर्ब का, मेन वर्ब का, प्रेजेंट का, पास्ट का। एक एग्जांपल और देंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल और देंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो एग्जांपल हम क्या दे रहे हैं अच्छे से समझना है।
उसे जीवन के संघर्षों का सामना करने का साहस है या हिम्मत है, साहस है। ठीक है, जब आप ऐसा लिखते हैं तो आप गौर करें कि आप लिख रहे होते प्रेजेंट का बात। ठीक है, और प्रेजेंट में भी अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है या ना। तो प्रेजेंट में ये अफर्मेटिव है तो याद रखिएगा कि ओनली मेन वर्ब हो सकता है। अब आप कहेंगे अब कैसे मेन वर्ब क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव रहता प्रेजेंट में तब ये मॉडल वर्ब भी हो जाता। तब इसका ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही तरीके से बनेगा, ही डेयर्स टू फेस द challenges of life। ठीक है, he dares to face the challenges of life। देखिए यहाँ पर आप जो डेयर देख रहे हैं ना, ये V5 है ही के कारण, और ये मेन वर्ब है प्रेजेंट का। और जब भी मेन वर्ब रहेगा ना तो इसके बाद 2 प्लस V1 आएगा। आई होप कि हम समझा पा रहे हैं सबको। वेरी गुड, वेरी गुड। डेयर का इसी के साथ इति श्री रेवा खंडे सप्तमोध्याय समाप्त भवा। प्रेम से बोलो डेयर जी महाराज की जय। वहाँ हो गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, गंदा दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने मॉडल्स में आपको कैन पढ़ा दिया, कुड पढ़ा दिया, मे पढ़ा दिया, माइट पढ़ा दिया, है ना। यूज शुड और आउट टू पढ़ा दिया, यूज टू पढ़ा दिया, नीड पढ़ा दिया, डेयर पढ़ा दिया। मतलब 11 मॉडल, मस्ट भी पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। 11 मॉडल्स पढ़ा दिए हैं। मात्र एक बचा है विल और शैल, सिर्फ बचा है विल और शैल। इसको भी पढ़ लें आप लोग, विल ऑब्लिक शैल। ठीक है, विल और शैल, ये बहुत अच्छा मॉडल्स है। मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं टू टॉक अबाउट फ्यूचरिटी, टू टॉक अबाउट फ्यूचरिटी, मतलब फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, बारे में बात करने के लिए। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग विल या शैल का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पुराना जमाना का जब इंग्लिश चलता था तो उसमें हम लोग विल और शैल का प्रतिबंध होता था कि आई और वी है तो इसके साथ शैल यूज करते थे, जबकि अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, अन्य कोई भी सब्जेक्ट होता था, कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग विल का यूज करते थे। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे अन्य सभी सब्जेक्ट को क्लियर कर दीजिए, कर देते हैं। यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी तरह का नाउन, सिंगुलर प्लूरल कोई भी तरह का नाउन, इसके साथ विल। आप एग्जाम्पल भी देख लें। वी शैल गो ऑन पिकनिक नेक्स्ट संडे। बिहार में लॉकडाउन लगने का चांसेस बढ़ रहा है भाई, कम से कम क्षेत्रवार लग सकता है। शैल गो,
यहाँ पर गो को थोड़ा सा और साफ लिख दें, बाद में कंफ्यूजन होगा नहीं तो, ठीक है ना। क्योंकि मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब है तो V1 ही तो लेगा अपने पास, लेगा कि नहीं लेगा। और V के कारण क्या यूज करा हमने, शैल। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देना चाहते हैं। They will not come here today। ठीक है, नेगेटिव के कारण नॉट आया है, ठीक है, लेकिन ऐसे तो V1 ही चल रहा है ना, विल मॉडल वर्ब है तो। और दे के कारण क्या यूज हुआ, जरा सा, हेलो जी, हेलो। नहीं नहीं, कोड की जरूरत नहीं है। आपके पास कौन सा फोन है? नहीं नहीं, मेरा वाला ठीक है, एंड्रॉइड है, आईफोन है, क्या है? एंड्रॉइड है, आईफोन नहीं है। हाँ, तो कोई कोड की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा पहले जाएंगे एथी में, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट करके बैच में जाएंगे। बैच में जाने के बाद ज्वाइन नाउ करेंगे, वो अपने आप लेके चला जाएगा, वहां से कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, एक बार ऐप से बाहर निकल जाइए, रिफ्रेश कर लीजिए मोबाइल को, फिर से बैच सेलेक्ट करके लाइव क्लास में जाइए, लाइव क्लास में ज्वाइन नाउ को टच कीजिए। ठीक है, हाँ। दे विल नॉट कम हियर टुडे। समझ में आ गई बात? अब जरा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है उसको समझें। ठीक है, अगला पॉइंट है उसको क्या समझना है, कि उसको समझना ये है कि वी यूज आई और वी के साथ विल, ठीक है, एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ, ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल इन कलर्ड फ्यूचर, इन कलर्ड फ्यूचर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कलर्ड फ्यूचर क्या है, कलर्ड फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है तो पता है ना सबको, हाँ? हाँ ना बोलो ना भाई, अब इतना अच्छा क्लास चल रहा है फिर। हाँ, ठीक है। तो कलर्ड फ्यूचर होता है जब कभी भी हम लोग फ्यूचर का, फ्यूचर तो है कि भाई फ्यूचर, फ्यूचर है जो भविष्य में होगा, तो भविष्य में किसी चीज के लिए हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, या हम अपना डिटर्मिनेशन बताना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब कमिटमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। या फिर किसी को थ्रेटन करना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं, ठीक है ना, या किसी के प्रति बहुत गहरा लव या हैट्रेड दिखाना चाहते हैं। तो फ्यूचर में इन सब, फ्यूचर के साथ इन सब चीजों का कलर मिक्स कर दिए हैं, इसलिए कलर्ड फ्यूचर कहलाता है। ठीक है, तब उस स्थिति में हम लोग आई और वी के साथ विल यूज कर रहे होते हैं, और दूसरे सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल यूज कर रहे होते हैं। पूछिएगा दूसरा सब्जेक्ट कौन, तो ये सारा। अब दोबारा तिबारा बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा तो अच्छा से क्लियर होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, क्या होगा बोलिए? अब देखिए, ये कलर्ड फ्यूचर है। इस कलर्ड फ्यूचर में क्या छुपा हुआ है? थ्रेटनिंग छुपा हुआ है, धमकी, धमकी का कलर मिला हुआ है। मेरी बात समझ में तो आ ही रही होगी ना सबको, है ना? तो उलट जाता है, उलट जाता है इसमें। ठीक है, अभी जरा देखिएगा आगे जो हम बताना चाह रहे हैं। बट वी ऑलवेज यूज shall with I or V in interrogative sentences, interrogative
सेंटेंसेस। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कलर कहाँ पता चलेगा, उसमें तो सवाल पूछ रहे हैं, तो कलर है नहीं ना, वो तो पूछ रहे हैं क्या हम लोग आपको मार देंगे? तो इसमें धमकी थोड़ी है। शैल वी किल यू, ठीक है, यहाँ पर विल लगाते हैं, ठीक है, तो ये सही होता है और विल क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक जैसे ही आ जाता है, याद रखिएगा कि फिर तो कोई तरह का कलर रहेगा ही नहीं ना, तो सवाल बन गया अपने आप में, एक अलग कलर ही हो गया वो सवाल जो है अपने आप में एक अलग कलर ही हो जाता है, उसको नहीं मानते कलर्ड फ्यूचर, ठीक है, इसलिए उल्टा कभी कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक और सिचुएशन है, ठीक है, वी always use shall with I or V in case of, है ना, be able, be enable, be grateful, be obliged, be compelled, be forced, ठीक है। याद रखना जो हाईलाइट कर रहे हैं कि शैल ही हमेशा यूज करेंगे जब सब्जेक्ट आई और बी रहेगा, तो कब, जब वाक्य में ये सब चीज आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई डॉट 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 बी, ग्रेटफुल का स्पेलिंग और कीजिएगा, GREAT मत लिख दीजिएगा, टू यू फॉर दिस काइंडनेस, फॉर दिस काइंडनेस, ठीक है। जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं तो देखिए कि यहाँ पर हम दे देते हैं ऑप्शन दो ठो, एक दे देते हैं विल और एक दे देते हैं शेल, ठीक है। तो आप देखिए कि क्या लगा है, बी ग्रेटफुल लगा है और सब्जेक्ट आई है, तो विल कभी मत लगाइए, हमेशा शेल लगाइए। क्लियर होते जा रहा है, हाँ ना बोलिएगा। प्रोबेबली आज से धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस सब के लिए नए बैच में भी ऐड किया जा रहा है, किया जाएगा संभवतः आज से या कल से। नया बैच जो 8:30 बजे है उसमें प्रैक्टिस मटेरियल बहुत सारा ऐड किया गया है, तो बोले सर आप मेरे वाले बैच में डाल दीजिए। अब ऐप पे अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है, एक स्टूडेंट को ऐड करने में उतना टाइम नहीं लगता है, तो अब मेरे हाथ से एंड नहीं हो सकता है, मतलब ऑटोमेटिक ही ऐड होगा, तो ऑटोमेटिक ऐड तो अभी नहीं करवा सकते क्योंकि आप लोग का दोबारा फी लग जाएगा, तो हम डेवलपर से बोल के आप लोग को ऐड करवाएंगे उसमें, ठीक है। या फिर डेवलपर कोई ऐसा सिस्टम डालेगा जिससे इस बैच से उस बैच में अपने आप ले लेगा, ठीक है। वो डालेगा नहीं बैठ के, उतना उसको फुर्सत नहीं, वही सिस्टम वो कर देगा कि इस बैच से उस बैच में ले ले अपने आप, ठीक है। तो आज से परसों तक में धीरे धीरे सबका ऐड हो जाएगा, ठीक है, नया बैच में भी। इसमें तो है ही अपना जैसे क्लास चल रहा है, जो हमने बोला है कि 2 तारीख से आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस सब के लिए रात में एक्स्ट्रा सेशन लगेगा, वो सब चीज़ उसमें होगा, उसमें बहुत क्वेश्चन है, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सब चैप्टर का बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, we use shall we as a question tag
the sentences starting with let us, मतलब क्या हो गया कि shall we हम लोग क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करते हैं कब, सेंटेंस किसका रहे, let us का रहे। आई होप कि आप एग्जाम्पल जानने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। लेट अस प्ले क्रिकेट, कॉमा क्वेश्चन टैग, और ऑप्शन दे दिया गया है विल यू, और दूसरा दे दिया गया है शैल वी, शैल वी। ठीक है, दोनों में से कौन सा होएगा? देखिए लेटस से शुरू हो रहा है, इसलिए विल यू तो बिल्कुल नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा, शैल वी होगा। और उसमें भी क्वेश्चन टैग निगेटिव मत कीजिएगा, लेटस वाले में सिर्फ शैल वी फिक्स्ड है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन टैग विल यू फिक्स्ड है, विल यू। इन imperative sentences, imperative sentences। ठीक है, हाँ will you के जगह आप चाहें तो won't you का यूज कर सकते हैं, won't you। ठीक है, एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के कैसे होगा? हाँ, आप में से कुछ लड़के पूछेंगे कि इम्पेरेटिव क्या होता है, तो हम बता दें कि इम्पेरेटिव होता है ऑर्डर वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, या फिर एडवाइस वाला सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है, अब इसका खाली स्थान छोड़ देते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन टैग बताइए। ठीक है, हमने दे दिया विल यू, वोंट यू या शैल यू, शैल वी, शैल यू तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर है, और ऑर्डर में भी नेगेटिव है, ऑर्डर को भी इम्पेरेटिव ही, इम्पेरेटिव के अंतर्गत ही ऑर्डर आता है, तो कोई भी रहे इम्पेरेटिव में, ऑर्डर रहे, रिक्वेस्ट रहे, एडवाइस रहे, और निगेटिव है तो निगेटिव में फिक्स्ड होता है कि विल यू होगा, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, तो विल यू यहाँ भर देंगे। लेकिन यही अगर अफर्मेटिव रहता तो विल यू या वोंट यू कोई भी डाल सकते थे। कि एक एग्जांपल और ले लीजिए, रिक्वेस्ट वाला इस बार ले लेते हैं, कोई भी इम्पेरेटिव में से कोई भी ले सकते थे। प्लीज हेल्प मी बाय बीइंग डिसिप्लिन्ड, बीइंग डिसिप्लिन्ड, कृपया मेरी मदद करो, कैसे रह करके, अनुशासित रह करके। प्लीज हेल्प मी बाय बीइंग डिसिप्लिन्ड। ठीक है, ऑप्शन हमने दे दिया विल यू, वोंट यू, शैल वी। ठीक है, गौर से समझना, हम इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर चूंकि देखिए ये जो है इम्पेरेटिव है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं, इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट वाला है, कोई भी इम्पेरेटिव है ना, और साथ साथ अफर्मेटिव भी है इम्पेरेटिव का, तो अफर्मेटिव है तो विल यू भी हो सकता है, वोंट यू भी हो सकता है। इम्पेरेटिव में कभी भी शैल वी तो एकदम नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे हम विल यू लिखते हैं तो भी सही होगा, अगर आप यहाँ वोंट यू लिखते हैं तो भी सही होगा। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिए, ये भी सही और ये भी सही। समझ पाए आप लोग? चलिए
अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग इसमें सिर्फ विल यू होगा, अगला जो हम बता रहे हैं उसमें फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है विल यू इन द sentences starting with let प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, कि अगर कोई भी सेंटेंस है जो लेट के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, लेट अस से नहीं शुरू होना चाहिए, लेट के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन रह जाए, लेकिन लेट अस का बात नहीं है, क्योंकि लेट अस के लिए तो स्पेशल रूल बता ही दिए कि शैल वी होगा, लेकिन इसमें जो है शैल वी नहीं होकर के क्या होगा, विल यू होगा। देखिए एक एग्जांपल अच्छा से, लेट देम गो नाउ, कॉमा, खाली स्थान, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दे दिया विल यू, शैल वी, वोंट यू, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया बुआ कि लेट के साथ एक प्रोनाउन आया है, ठीक है, तो यहां पर विल यू फिक्स्ड हो गया, बाकी कुछ नहीं, किसी कीमत पे नहीं। लेट देम गो नाउ विल यू, ठीक है, फिक्स्ड हो गया। इसी के साथ विल या शैल का तीसरी नहीं, एक पॉइंट और हम बता देना चाहते हैं, हालांकि टेंस में बताएं, हमको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था इसीलिए हम इसको छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। वी यूज विल और शैल, साफ से लिखते, shall in the main clause of conditional sentences। जब तक एग्जाम्पल हम देंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ you work hard you will get success। गौर से समझें, if you work hard, if के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ देखिए यही है मेन क्लाउज आपका। इफ से पता चल गया कि कंडीशनल है, ये तो पढ़ा चुके हैं ना, 2 बार तो कम से कम जरूर पढ़ाए होंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाए होंगे, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ाए होंगे जी, और कंडीशनल सेंटेंसेस अलग से पढ़ाए हैं तो उसमें भी पढ़ाए होंगे, 3 बार ही रिपीट होता है पूरे कोर्स के जी जी। तो बंधु ये था आपका कौन सा मामला, विल और शैल का मामला। इसी के साथ खत्म हो गया हम लोग का मॉडल वर्ब्स का पढ़ाई, मॉडल वर्ब्स हम लोगों ने खत्म कर दिया पूरी तरह से। बात समझ में आ रही है, 13 का 13 हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार जरा सा रैपिड रिवीजन ले लेते हैं, सीरियल नंबर लिख करके कि वाकई हुआ है कि नहीं। अप्रूवल देना आप लोग का काम है, हुआ है कि नहीं, हम तो खाली लिखते जाएंगे। कैन मेरे हिसाब से हो गया है, कुड हो गया है, मे हो गया है, माइट हो गया है, हाउ टू हो गया है, शुड, मस्ट, वुड छूटा है
ये WOULD हो गया। चलिए डन। अब हम लोग एंटर करेंगे। जैसा माइक म्यूट कीजिए तो तिलक, तिलक माइक म्यूट। हाँ आप। हाँ इको हो रहा था तिलक के कारण, तिलक का इंटरनेट खराब है। अब नहीं हो रहा होगा, तिलक का म्यूट करवाएं तो नहीं हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब का। बहुत सारा कॉमन एरर, मतलब वर्ब में सबसे ज़्यादा कॉमन एरर इसी पार्ट से आता है। ठीक है ना। इसको आप एकदम कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ब का। वर्ब में सबसे ज़्यादा इसी से आता है। ठीक है, वर्ब में सबसे ज़्यादा इसी से आता है, बाकी कोई इशू नहीं। लेकिन ये आज हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, इसको कल स्टार्ट करेंगे। वोकेबलरी का टाइम हो गया, वोकेबलरी लेंगे अब हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी चलते हैं वोकेबलरी पे। फिर से बोलिए। कलर और कलर में COLOR यस सर। देखिएगा डिक्शनरी में तो उसके बगल में ये लिखा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रिटिश इंग्लिश में ये स्पेलिंग है, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में ये स्पेलिंग है। नीचे वाला नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश को ही हम लोग शॉर्टकट में अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे होते हैं। अपने देश में इंडिया। म्यूट कीजिए तिलक प्रतीक, आपके तरफ से इको आता है, आप म्यूट करके रखेंगे। ठीक है, पूछ के म्यूट कर लेंगे आप। ये जो है इंडियन इंग्लिश में भी यही फॉलो किया जाता है, बस और कोई फर्क नहीं। ऐसा बहुत सारा है जहाँ पर देखिएगा जो ओ यू है उसके जगह सिर्फ ओ रहेगा, ऐसा बहुत सारा है। आर ई के जगह ई आर। हाँ एकदम सेम। चलिए जरा से 1 मिनट का वक्त दीजिए हमको। ठीक है, पहले हम बुक खोल ले, हम ध्यान नहीं दिए थे, बुक खोले नहीं थे पहले। स्क्रीन शेयरिंग रोके हैं हम आप लोग का। ठीक है ना, बुक खोल लेते हैं उसके बाद फिर से स्क्रीन शेयरिंग कर देंगे। ठीक है, कहाँ चला गया? कोई लास्ट वर्ड हमको बता सकते हैं? अरे कोई लास्ट वर्ड हमको बता सकते हैं? कोई लास्ट वर्ड बता सकते हैं? है किसी को याद? क्या? फनी। मतलब एफ समाप्त हुआ, इसका मतलब फनी है तो। हम्म, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जी को। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फिर से आप लोगों के साथ। चलिए स्क्रीन आ गया होगा आप लोगों पर।
देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जी। ठीक है, हमारा आज का पहला वर्ड है गेन। ठीक है, गेन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज नाउन भी है, वर्ब भी है। यदि हम लोग गेन को यूज करते हैं नाउन के रूप में तो गेन का मतलब होता है लाभ। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं बेनिफिट, आप इसको कह सकते हैं एडवांटेज। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं प्रॉफिट। हाँ, तिलक प्रतीक आप म्यूट रखेंगे, आपके तरफ से इको आता है। आप म्यूट रखते हैं तो इको नहीं आता है। ठीक है, इंटरनेट का इशू रहता है, कोई जरूरी नहीं कि डेली ऐसा रहेगा। आज इंटरनेट आपका कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। ठीक है, प्रॉफिट। और गेन का मतलब वर्ब के रूप में होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना के अर्थ में हम बोल सकते हैं गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभव प्राप्त करना, है ना। चलिए, गेन के बाद अगला वर्ड है गैलरी। गैलरी तो हम लोग जानते हैं, गैलरी जगह रहता है मोबाइल वगैरह में जहाँ फोटो रखते हैं और ऐसे आर्ट गैलरी वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, गैलरी के बाद है गेम। गेम मतलब होता है खेल, इसमें कुछ खास नहीं है। गैप, गैप मतलब खाली स्थान। गराज, गाड़ी रखने की जगह। गार्डन, गार्डन। गेम, गैप, गराज रिपीट हुआ है तो रिपीट वाला को फिर क्या बोलना, जो खास वर्ड नहीं है जिसमें कुछ भी नहीं, उसको बोलने का क्या फायदा, जानते ही हैं आप लोग। गार्लिक, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। ठीक है, गैस मतलब गैस। गैस स्टेशन क्या है, ये अमेरिकन कल्चर से रिलेटेड वर्ड है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये कलेक्शन अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी का है जो प्राइमरी लर्नर्स के लिए बनाया गया था। प्राइमरी लर्नर्स कहा जाता है उनको, एलिमेंट्री लेवल, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी सीखना। तो गैस स्टेशन उसमें क्या होता है अमेरिकन कल्चर में, इसको समझिएगा। और ब्रिटिश कल्चर में भी क्या, एक कल्चर से रिलेटेड वर्ड नहीं है, गलत गलत हम बोल रहे हैं, ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है। बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी पे चलती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे चलती है ना। तो जैसे हम लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप डीजल पंप पे जाते हैं, तो वहां पे भी उसी तरह से वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भरवाने के लिए अलग इस तरह का डिपो बना होता है, उसको गैस स्टेशन कहते हैं। ठीक है, गेट माने दरवाजा। जनरल सामान्य, जनरली सामान्यतः। जनरल और जनरली को पढ़ लीजिए। जनरल, जनरली। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है भाई, तो ये एक एडजेक्टिव है और ये एक एडवर्ब है। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका, होता है सामान्य, और इसका सामान्य रूप से। ठीक है, सामान्य और सामान्य रूप से। ये जनरली आपको जनरली वाक्य के शुरू में मिलेगा ज्यादातर। जनरली आई डोंट टेल लाइज। सामान्यतः मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कॉमा भी मिलेगा इसके बाद। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जनरली डोंट टेल लाइज। आई जनरली, ठीक है, फिर कॉमा, डोंट टेल लाइज। मैं सामान्यतः झूठ नहीं बोलता हूं, जनरली। हाँ, दोनों तरफ कॉमा दे दिया जाता है कि अब इसको बीच में लिखते हैं तो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली के बाद अगला वर्ड है जेनरेशन। जेनरेशन मतलब पीढ़ी, नाउन है ये। जनरेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज नाउन है, बहुत आसान है। TION SION रहे तो नाउन ही आप मानेंगे उसको। सामान्यतः जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। ठीक है, अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी का। फिर से बोले।
स्पेलिंग। Spelling. Gladiator. Gladiator. नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन 50 बार बोलने से अच्छा एक बार स्पेलिंग बोलिए। मतलब ये GLADIATOR वाला। आप चेक कर लीजिए, शायद ये वाला ए नहीं रहना चाहिए, ग्लैडिएटर ऐसे रहना चाहिए। चेक कर लीजिए एक बार जरा सा, ग्लैडिएटर का मतलब होता है विनर। आप म्यूट कर दीजिए, पूछ के आप फटाक से म्यूट कीजिए। आप पूछिए, म्यूट कीजिए, क्योंकि आज आपका इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, इको हो रहा है, सबको इको सुनाई पड़ रहा होगा। और आप जैसे ही म्यूट कर, बाकी कोई भी अनम्यूट कर रहा है तो नहीं हो रहा है, आपके अनम्यूट करने से हो रहा है। हाँ, ग्लैडिएटर विनर को कहते हैं, यूरोप से, ग्रीक कल्चर से रिलेटेड ये वर्ड है। ग्रीक कल्चर में ग्लैडिएटर कहा जाता था वैसे योद्धा को जो युद्ध जीत के आता था। ठीक है, हॉलीवुड में इस पर फिल्म भी बना है इसी नाम से। बेकार हम मिटा दिए ना। चलिए आगे, चलिए चलिए आगे बढ़ रहे थे। जनरेशन के बाद अगला वर्ड था जेनरस। ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एडजेक्टिव है। ये सब बहुत सारी चीजें तो आप छोटा छोटा ट्रिक से पहचान सकते हैं। वो यूएस है ना। जेनरस एडजेक्टिव है ये। ठीक है, उदार इसको कहते हैं, उदार। उदार तो दयालु को भी कहते हैं, तो एक तरह से दयालु ही है, लेकिन खर्च भी कर देता है, इतना दयालु कि अपना पैसा भी नुकसान हो रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मदद करेगा सामने वाला को, इतना बड़ा दिल होता है इसका। ठीक है, जेनरस के बाद है जेंटल। जेंटल, जेंटल जो है एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज। ठीक है, जेंटल का मतलब होता है नेक या भद्र, नेक या भद्र। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं इसके बराबर के रूप में हम्बल, पोलाइट, सिविलाइज्ड, अर्बेन, ये सब है ना। हाँ, यहाँ पर एक चीज हम जो हाईलाइट करना चाहेंगे कि हम लोग जेंटल मैन तो बोलते हैं, कभी भी जेंटल लेडी मत बोलिएगा। सॉरी, हाँ, जेंटल लेडी या जेंटल वुमेन मत बोलिएगा। ठीक है, ये सही है और ये दोनों गलत है। ठीक है, इसके जगह आप सिर्फ लेडी बोल सकते हैं, जें है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोल सकते। ठीक है, लेडीज बोलते समय भी लेडीज पहले बोला जाता है, जेंटलमैन बाद में, इसलिए सिर्फ ही मैनर्स है कि महिलाओं को सम्मान देना, उनको पहले जगह देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, सब ऐसी जानकारी के लिए बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बोलिए। नहीं, लेडीज हो ही गया, वो जेंटल है, ये लेडी का मतलब ही होता है अच्छी महिला, भद्र महिला। वो सम्मानजनक शब्द ऑलरेडी है, लेडी सम्मानजनक शब्द है, ऐसे नहीं यूज किया जाता, उस सम्मान के लिए ही यूज किया जाता है। अगला वर्ड है जियोग्राफी। देखिए अभी इनका अनम्यूट हुआ तो कोई इको नहीं ना हुआ। जियोग्राफी, हाँ हाँ, अब पूछ दिए तो बता देते हैं, पहले ज्योग्राफी बता देते हैं, उसके बाद बता देंगे डिटेल से। नाउन है, बहुत फर्क है, बता देते हैं। जियोग्राफी नाउन है और इसका मतलब होता है भूगोल, ये विषय का नाम है एक, है ना। सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट अर्थ एंड इट्स क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट, ज्योग्राफी कहलाता है। अभी देखिए अभिषेक ने शायद पूछा ना, वुमन, लेडी, है ना, मैडम, मिस, मिसेज। हमको लगता है ये सब जान लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बेहतर होगा ये सारा जान लीजिएगा। तो यदि हम बोलते हैं एन ओल्ड वुमेन,
इसका हिंदी होता है एक बूढ़ी औरत। और यदि हम बोलते हैं एन एल्डरली लेडी, एक वृद्ध महिला, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है हिंदी में बताइए, एक बूढ़ी औरत एक वृद्ध महिला में क्या फर्क है? हिंदी में जो दोनों लिखा है, ये दोनों में हिंदी में क्या फर्क है? ये ज्यादा सम्मानजनक और औपचारिक है। जरा सा देख, सोनल कुमार ये कौन है? सोनल कुमार कौन है? कैमरा ऑन करें। सोनल कुमार अपना कैमरा ऑन करें। अच्छा, मतलब ये क्या है, कभी आप सोनल हैं, कभी आप सोनम हैं, कभी स्वर्ण हैं, कभी टेक टेक हैं, तो ऐसे क्या है ये? हैं? सॉरी सर। ठीक है। और ये मतलब अपमानजनक नहीं बोलेंगे, लेकिन उतना सम्मानजनक थोड़ी है एक बूढ़ी औरत बोलना। वही फर्क है यहाँ अंग्रेजी में, वुमेन में और लेडी में। जब किसी भी महिला को ज्यादा सम्मान से संबोधित करना हो तब लेडी बोलते हैं, ऐसे उसके लिए वुमेन शब्द यूज करते हैं। सामान्य अवस्था में थोड़ा सम्मान देना है तो लेडी बोलेंगे। वुमेन और लेडी में पहले फर्क समझे। अब लेडी और मैडम में क्या फर्क है इसको समझिए। ठीक है, लेडी और मैडम दोनों संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है, एड्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर किसी महिला को आपको सीधे बोलना है, महिला से ही बात करनी है, तो आप उनको मैडम बोलेंगे, लेडी नहीं बोलेंगे। मैडम जरा ये काम कर दीजिए, मैडम जरा वो काम कर दीजिए। ठीक है, सम्मान दिखाने के लिए। ठीक है, और लेडीज उनके बारे में किसी और से बात कर रहे हैं तो सम्मान दिखाने के लिए लेडी बोलिए। हम रेलवे स्टेशन पे खड़े थे तो एक लेडी हमसे मिली, वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड लग रही थी। ठीक है, और शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करती थी। उस लेडी का बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, तो अब हम उस महिला के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी और से उनके बारे में बात कर रहे हैं, तब वहां पे लेडी यूज करते हैं। ठीक है, सम्मान देने के लिए। ऐसे तो मैडम डायरेक्ट बात करेंगे तो मैडम आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ किसी पढ़ी लिखी महिला से हम बात कर रहे हैं, थैंक यू मैडम फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी। ठीक है, तो आप उस महिला से सीधे बात कर रहे हैं मैडम बोल के। ठीक है, आप मैडम की जगह मिस बोल सकते हैं। ठीक है, मिस बोल सकते हैं अगर वो महिला अनमैरिड है तो, और उनके नाम के आगे मिस लगा के बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे यहाँ राजनंदिनी है तो मिस राजनंदिनी। ठीक है, मिस कनिष्का। ठीक है, और मिसेज भी आप नाम के आगे लगाते हैं सम्मान देने के लिए, लेकिन मैरिड महिलाओं के नाम के आगे लगाते हैं, अनमैरिड के आगे नहीं। नाम के आगे कभी मैडम मत लगाइएगा कि मैडम राजनंदिनी। हाँ, बिहारी लोग ऐसे भले बोलते हैं राजनंदिनी मैडम। ठीक है, शर्मा मैडम, सिन्हा मैडम, गुप्ता मैडम, ऐसे करके उनके नाम के बाद मैडम लगा देते हैं सम्मान जताने के लिए। तो हम लोग जो है भाषा के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये अपना बिहारी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश नहीं हुआ। ये इंग्लिश होगा तो नाम के आगे मिस और मिसेज लगेगा उनके मैरिटल स्टेटस के हिसाब से। मैम भी यूज करते हैं। हाँ, मैडम की जगह मैम भी यूज किया जाता है। मैडम की जगह मैम भी यूज किया जाता है। इसमें मैरिड अनमैरिड का कोई मसला नहीं है। मैरिड के लिए भी यूज कर सकते हैं, अनमैरिड के लिए भी यूज कर सकते नहीं, करते हैं इनफैक्ट पूरी दुनिया में। जो हम पढ़ाते हैं वो बिहार, यूपी और दिल्ली और इंडिया के हिसाब से खाली नहीं होता है, वो होता है कि अंग्रेजी ओरिजिनल क्या है उसके हिसाब से।
तो जो अंग्रेजी ओरिजिनल है, जाहिर सी बात है कि सभी जगह पर जहाँ अंग्रेजी ओरिजिनल बोला लिखा पढ़ा सुना समझा जाता है, फॉलो किया जाता है, वहाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आसानी से मिल जाएगा। बाकी जो वेरिएशन है कि नहीं सर ऐसे भी लोग यूज़ करते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से लोग यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश को, ये इंग्लिश का अपना उनका फ्रीडम है। देखते हैं एक बिहारी कैसे बोलता है अंग्रेजी, आई एम टेलिंग यू व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिहारी का इंग्लिश है। एक साउथ इंडियन कैसे बोलता है, आई एम टेलिंग यू जी व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, अय राम स्वामी मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। ये साउथ इंडियन का इंग्लिश है, ये इंग्लिश नहीं है, बिहारी का इंग्लिश है, साउथ इंडियन का इंग्लिश है। हम ये नहीं पढ़ा सकते, हमको नहीं आता ये पढ़ाने, हम इंग्लिश ओरिजिनल पढ़ाते हैं। ठीक है, सर जैसे रूबीना बोली थी पॉलिटिकल साइंस में रूबीना। हाँ वो बिहारी इंग्लिश था। परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप कि आज के बाद आप लोग वुमेन, लेडी, मैडम, मिस, मिसेज और मैम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं बच्चों अभी भी दोबारा। ठीक है, और फिर हम बताते हैं कि अगर हम ये सब चीजें जो हम बोलते हैं ये हम किसी को नीचा दिखाने या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं बोलते, एक सावधान करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अच्छी पढ़ाई और नकली पढ़ाई में फर्क समझिएगा। बहुत सारे लोग आपको ये सब चीज डिफरेंस नहीं बताएंगे, तो बोलिए हम क्यों मान लें कि जो आप बता रहे हैं सही है, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी उठाएंगे, एडवांस लर्नर्स उसी को कहा जाता है जो बन के आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से या कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से बन के आता है, उसमें हिंदी नहीं होती है। तो बोलिए कि आप तो ऐसा चीज बोल रहे हैं कि हम लोग समझ में नहीं करेंगे, तो नहीं, उतना आसान रहता है कि कोई भी समझ जाए, इतना कठिन नहीं रहता है। ठीक है ना, मोटा मोटा ऐसा ऐसा डिक्शनरी रहता है, 800-1000 रुपये का मिलता है, वो मोनोलिंगुअल होता है, वो बाइलिंगुअल नहीं होता है। ठीक है, मोनोलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल डिक्शनरी उनके लिए चाहिए होता है जो ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी करने का जिनका काम है, उनके लिए बाइलिंगुअल ठीक ठाक हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई डिक्शनरी परफेक्ट हो सकता है तो वो एडवांस लर्नर्स होता है जो मोनोलिंगुअल होता है। ठीक है, उसमें आप मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी चीज चेक कर लीजिए, वर्ड के मामले में वो आपको मिल जाएगा। ग्रामर के मामले में चेक करना है तो वही सब यूनिवर्सिटी के प्रेस से निकला हुआ कोई ग्रामर का बुक चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, जो हम पढ़ाते हैं वैसे ही मिल जाएगा जैसे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, इंडियन राइटर को चेक कीजिएगा तो कुछ बातें मिल सकती हैं, कुछ बातें नहीं भी मिल सकती, या फिर मिलेंगी तो रूप बदला रहेगा, वो लोग कुछ अपने हिसाब से वेरिएशन लगा देता है जो कि हमेशा सही नहीं होता है। सब का सब बात नहीं, कुछ बात। ठीक है, और ये हम इसलिए सिर्फ बताते हैं ताकि आप सावधान रहें। सावधान होने का मतलब क्या है ना, कि जैसे एक पढ़ाई की और उसके बाद भी गलत नॉलेज या कंफ्यूजन वाला नॉलेज, तो वो अच्छा चीज नहीं है। पढ़ाई करने के बाद कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। गेट, गेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब है। गेट का मतलब आप लोग सीधा सीधा जानते हैं, पाना। ठीक है, सही है, गलत नहीं, आप जानते हैं। एक और मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, जब पहुंचना आप बोलते हैं ना, तब गेट के साथ टू प्रीपोजिशन लग जाता है, गेट टू। ठीक है, उसके बाद समबडी या समथिंग या सम प्लेस, जो भी बोलो, तो उस समबडी या समथिंग या सम प्लेस तक पहुंचना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, ही गॉट हेयर वेरी लेट, वो बहुत देर से यहाँ पहुंचा। तो बोले सर अब टू नहीं लगा है, तो भाई साहब हेयर देयर के पहले टू नहीं ना लगता है भाई साहब, वो तो समझना होगा ना, थोड़ा खिचड़ी नहीं ना बना दीजिएगा। जो जहाँ का बात है वहां आप गेट की जगह रिच्ड भी लिख सकते थे, अराइव्ड भी लिख सकते थे। ठीक है, इसके अलावा गेट का बहुत तरीके से अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है, वो हम नहीं बता रहे अभी आपको। 100 से ज्यादा तरीके से गेट का यूज होता है, वो सब हम नहीं बताने जा रहे अभी आपको। ठीक है, हाँ इसमें कुछ मेन वर्ब दिया, सॉरी फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, वो हम जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, पहला है गेट अलोंग। ठीक है, गेट अलोंग विथ समबडी, इसके आगे विथ समबडी चलता है। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है,
गेट अलोंग क्या है? फ्रेजल वर्ब है। ये एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसके साथ विद प्रीपोजिशन लगता है, विद। और तब जिसके साथ, अब इसका मतलब क्या होता है? तो गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ निभा पाना। जो भी somebody के रूप में आया है उसके साथ एडजस्ट कर पाना, एडजस्ट करना या कर पाना। ठीक है। आई कांट गेट अलोंग विद सच ए पर्सन, सच ए पर्सन। ठीक है। मैं इस तरह के आदमी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता हूं। ज्यादातर ये निगेटिव में ही यूज होता है या फिर इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में यूज होता है। ठीक है। कांट के साथ गेट अलोंग ऐसे यूज होता है, विथ तो है ही, समबडी के तौर पे कौन है? सच ए पर्सन। ठीक है। एक और देखते हैं। हाउ डू यू गेट अलोंग विद हर? ठीक है। तुम उसके साथ कैसे निभाते हो? हाउ डू यू गेट अलोंग विद हर? गेट बैक, वापस लौटना। गेट बैक तो कहीं अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। गेट बैक फ्रॉम सम प्लेस। ठीक है। गेट इन का मतलब फिर से बोलिए। गेट इन। हाँ, गेट इन। ठीक है। अब इसमें बीच में गेट समबडी डाल दीजिए, गेट समबडी इन। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है इंक्लूड समबडी, इंक्लूड समबडी। इसका दूसरा मतलब हो जाता है अलाउ समबडी इन, किसी को अंदर आने की अनुमति दे देना। इन्वॉल्व समबडी। ठीक है। अब गेट इन की जगह गेट इनटू कर दीजिएगा तो मामला बदल जाएगा, तो फिर जाना होगा, अंदर घुसना हो जाएगा। ठीक है ना। ही डोंट गेट इन, ही गॉट इनटू माय नर्व्स। अब गेट इनटू के बाद नर्व्स लगा दीजिएगा तो उसका मीनिंग और बदल जाएगा। गेट इनटू नर्व्स का मतलब किसी को चिड़चिड़ा देना, दिमाग सिर पे सवार हो जाना। डोंट डोंट ट्राई टू गेट इनटू माय नर्व्स। हमको चिड़चिड़ाने का कोशिश मत करो। ठीक है। सवाल पूछने के बाद धर्म बनता है, शिष्टाचार का नियम है, मैनर्स है कि सवाल पूछने के बाद क्लियर बोल देना चाहिए होता है, कहीं भी रहो। ये मेरे क्लास की बात नहीं है, शिष्टाचार का नियम है। हाँ। इन्हें के सवाल पूछा, मुंडी में ऐसे मुंह करके बैठ गए फिर चुपचाप, तो ये गंदा बात होता है। इससे सवाल के बाद ये क्लियर कीजिए कि हाँ आपको जो एक्सप्लेन किया गया क्लियर हो गया। नहीं क्लियर होगा तो फिर दूसरा बार बताएगा टीचर या जो भी एक्सप्लेन करने वाला आदमी है। गेट बैक फ्रॉम सम प्लेस, याद रखिएगा कि ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। इसका अर्थ होता है वापस लौटना। इसका अर्थ क्या होता है? वापस लौटना। कोई भी जगह से वापस लौटते हैं तो। ठीक है। व्हेन विल यू गेट बैक फ्रॉम द ऑफिस? व्हेन विल यू गेट बैक फ्रॉम द ऑफिस? ऑफिस से कब लौटोगे? ठीक है। गेट इन आगे चल के है ये था। ठीक है ना। क्या था हम भूल गए। अभी पिछला क्या था? गेट फिट था। गेट बैक के बाद हम भूल गए क्योंकि हमको लगा कि गेट बैक में आगे कुछ और दिया होगा। गेट फिट था, गेट फिट था। यहाँ बगल में एक और मॉनिटर है, उस पर हम खोले हुए हैं लिस्ट। रुकिए आप लोग को दिखाते हैं वो वाला लिस्ट भी। रुकिए, क्या खुला हुआ है सेकंड मॉनिटर पे, आप देख पाएंगे। दिखा रहे, देखिए। अब आपको डिजिटल बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन दूसरा वाला जिस पे खुला हुआ है, दिख रहा है ना?
वापस से डिजिटल बोर्ड पे आ जाते हैं, नहीं तो पढ़िएगा कैसे, आपको दिखेगा तो, आपको तो दिखना चाहिए डिजिटल बोर्ड ना। चलिए, गेट फिट, अगला जो हमारा वर्ड है गेट फिट, स्वस्थ हो जाना। गेट फिट ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कम इनटू शेप, है ना, या फिर बिकम हेल्दी। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे यदि हम बोलते हैं टेक एक्सरसाइज एंड गेट फिट, टेक एक्सरसाइज एंड गेट फिट, एक्सरसाइज करो और फिट हो जाओ, ठीक है। अगला वर्ड है गेट इन, तो गेट इन तो अभी हम बता ही दिए। गेट ऑफ, ठीक है। गेट ऑफ स्पेशली यूज किया जाता है गाड़ी पर से उतरने के लिए। गेट ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एलाइट फ्रॉम ए व्हीकल, इंग्लिश में बोलें तो एलाइट फ्रॉम ए व्हीकल, ठीक है। मतलब किसी गाड़ी पर से उतरना, वाहन पर से उतरना। गेट ऑफ की जगह कुछ लोग गेट डाउन कर देते हैं, जो गलत है, नहीं करना चाहिए। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है। गेट ऑफ बोलना चाहिए, ठीक है। गेट ऑन, है ना। गेट ऑन को बहुत तरीके से यूज किया जाता है, इसमें एक तरीका खाली एग्जांपल में दिया है, हम सारा बता रहे हैं आपको। गेट ऑन तीन तरीका हम बताएंगे, इंक्लूडिंग जो वोकेबलरी वाला तरीका है एग्जांपल दिया वो तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके अलावा दो तरीका और हम बताएंगे आप लोगों को फ्रेजल वर्ब के रूप में। गेट ऑन, गेट ऑन फ्रेजल वर्ब के रूप में होता है पहनना, वेयर, पहनना, ठीक है। ये पहला मीनिंग हो गया, ठीक है। गेट ऑन योर शूज, क्विकली, ठीक है। गेट ऑन योर शूज क्विकली, जल्दी से अपना नहीं लगता है देखने में ऐसा कुछ नहीं है। गेट ऑफ गाड़ी पर से उतरना, गेट ऑन मैंने पहनना, तो कैसे अपोजिट हुआ, दोनों अलग चीज ही एकदम, ऐसा लगता है, ठीक। टेक ऑफ का टेक, अच्छा हाँ टेक ऑफ, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल 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 टेक ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट टेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हम बता रहे हैं गेट ऑन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल विथ समबडी, इसी में हम दो सिचुएशन बता देंगे। विथ समबडी, यहाँ समबडी ही हो सकता है, ठीक है, नहीं हाँ समथिंग भी हो सकता है, सॉरी समथिंग भी हो सकता है। यहाँ देखिएगा ये जो हम वेल बता रहे हैं ना, ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग ऑन वेल विथ समबडी, उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑन वेल विथ समबडी, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। ही इज गेटिंग ऑन वेल विथ हिज न्यू गर्लफ्रेंड, उसके साथ, उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ उसका बहुत अच्छा चल रहा है। गेट ऑन वेल विथ समबडी, ठीक है। गेट ऑन वेल विथ समथिंग, ही इज नॉट गेटिंग ऑन वेल विथ हिज न्यू जॉब, मतलब उसका नया जॉब में काम अच्छा नहीं चल रहा है। इज गेटिंग ऑन वेल विथ हिज न्यू जॉब, उसका नया जॉब में काम अच्छा चल रहा है। तो इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से ना हिंदी हो रहा है, तो इस सब चीज का हिंदी एग्जैक्ट निकाल पाना नहीं होगा। सेंटेंस होगा तो इसका बनेगा हिंदी, आप सेंटेंस के हिसाब से आप डाल देंगे हिंदी। बात समझ में आ रहा है, हाँ ना, बोलिए। गेट ऑन वेल भी दे ही दिया, गेट
तिलक प्रतीक जैसी ऑन कर रहे हो वैसे गड़बड़ा रहा है। गेट ऑन वेल का विथ का दे ही दिया है। और जो वोकेबलरी का पीडीएफ दिया गया है ना, उसको पढ़िए एकदम एक एक वर्ड एक एक लाइन करके, मेरे पढ़ाने के पहले भी और पढ़ाने के बाद भी देखिएगा, तब फायदा होगा असली। जल्दी ही डेली क्विज टेस्ट ये सब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप लोग को दबाव पड़ेगा पढ़ने का। ठीक है, आप लोग अभी छुट्टा साढ़ बने हुए हैं, खाली क्लास अटेंड करते हैं उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, अपने रैंक खराब होगा। डेली क्विज होगा, डेली क्विज का मतलब जितना वोकेबलरी पढ़ाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन, ग्रामर में से कुछ क्वेश्चन। मेरा मेहनत का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन हम डाल देंगे ये सब चीज, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है हमको एक आदमी रखना पड़े स्पेशली सब काम के लिए कि डेली क्विज लगाओ यार, हर बैच में लगाओ। पीडीएफ तुमको दे देते हैं डेली, देखो बैठो और उसके हिसाब से क्विज लगा दो, क्वेश्चन चेक करवा लेना हमसे। अब आप लोग आ जाइएगा रास्ता पर, ऐसे मेरा माथा खा जाते हैं। हम डांटेंगे तो मेरे को बदनाम भी कीजिएगा कि बहुत गुस्सैल टीचर है। पढ़िएगा आप अपने, नहीं अब बदनाम हमको कीजिएगा। फ्रेजल वर्ब, ठीक है, पढ़िए, काहे डांट सुनिएगा। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना कोई चीज से। यहां पर जो है somebody या समथिंग हो सकता है, गेट रीड ऑफ somebody या समथिंग, तो इसका मतलब होता है somebody या समथिंग से छुटकारा पाना। ठीक है, वी शुड ट्राई टू गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट्स, हम लोगों को अपने बैड हैबिट से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? कुछ बोलो ना। हाँ? अच्छा, जितना वोकेबलरी हम डेली बताते हैं उतना कर लेते हो सब? वाह, टेस्ट होने लगेगा तब तो एकदम बहुत धांसू धांसू स्कोर आएगा। होना तो अभी से चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अपडेट में टाइम लग रहा है सब चीज़ों में, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा करने के लिए। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा डिले होगा तो माँ सरस्वती की उम्मीद से कृपा करते हैं कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल स्टार्ट करवा ही लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो, और नहीं तो माँ सरस्वती चाहिए तो पहले हो जाएगा। इस समय बैठ के बहुत सारा ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है जो पहले कभी किसी ने किया नहीं है, करके देखना पड़ता है कितना सही है कितना नहीं। ऑनलाइन टीचिंग ज़्यादा मेहनत का काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं। पहले म्यूट कीजिए आप अपना। कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं चलाएंगे। ठीक है, अभी कोई चीज़ का डाउट क्लियरेंस नहीं देने जा रहे हैं, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, एक आध दो संडे। हमको भी बहुत सारा काम करना है, टेस्ट पेपर, क्विज पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम, बहुत सारा रिकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर का, प्रैक्टिस पेपर का जो ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं ऐप पे, बहुत काम का लोड लिए हुए हैं। ठीक है, एक दो संडे के बाद स्टार्ट करेंगे डाउट क्लियरेंस, ये सब कुछ भी रहेगा। तो अभी डाउट क्लियरेंस वर्किंग डे में ही होगा, जैसे अभी वर्ब चल रहा है, वर्ब खत्म होगा, वर्ब का प्रैक्टिस करवाएंगे और वर्ब का डाउट क्लियरेंस वर्किंग डे में ही लेंगे, तब अगला चैप्टर में जाएंगे। संडे का डाउट क्लियरेंस सेशन करेंगे अभी कुछ दिन के बाद, जब हम अपना वर्कलोड कम कर लेंगे तब। वर्कलोड अभी क्या है, तो अभी बहुत सारा टेस्ट पेपर बनाना है, बहुत सारा क्विज पेपर बनाना है, डेली क्विज का फॉर्मेट एक तैयार करना है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर का है, फिर मॉक टेस्ट है, और उसके बाद इस सब का वीडियो सॉल्यूशन है। तो अभी 3-4 संडे तो एकदम लग ही जाना है, लग ही जाना है, कितनों तेजी से काम करेंगे तो। ठीक है ना? और तभी तभी हाँ जी बोलिए। ये सब पटना दिल्ली के टीचर से पूछना, बिहार साइड के टीचर से नहीं पूछो, क्योंकि जितना हम नहीं बोले थे वो सब भी चीज़ हम दे रहे हैं, तो हमको पता नहीं है कि आगे हम कितना इसमें बढ़ाने वाले हैं और क्या हटाने वाले हैं यूजलेस चीज़ इसमें से। ठीक है, हाँ, ऐसे जो कमिटेड है टेस्ट के बारे में, वो तो पहले से कमिटेड है कि हर चैप्टर पे 2 टेस्ट, यदि 20 चैप्टर है तो 40 टेस्ट तो ऐसे ही हो गया आपका मिनिमम। 20 चैप्टर है ना आपका टोटल ग्रामर में, तो 40 टेस्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ऐड हो रहा है, अब जैसे डेली क्विज ऐड हो रहा है, तो जितना डेली क्लास चलेगा एक क्विज डेली जाएगा,
ये कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हम अपना प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा हम करें। इसके अलावा बहुत सारा टेस्ट पेपर नया बना रहे हैं हम, क्वेश्चन इकट्ठा कर लिए, खाली उसको अरेंज करना बाकी है। तो ये जो नया क्वेश्चन पेपर बन रहा है ना, इस सब को भी हम डालना चाह रहे हैं मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, हम डांटे नहीं है कि मत पूछो, इसका मतलब होता है ना कि प्रेशर आ जाता है मेरे ऊपर, कि हम डरने लगते हैं कि यदि हम 50 बोल दिए हैं, 49 होगा, 48 होगा तो हल्ला कर देगा कोई। यदि हम 40 का कमिटमेंट किए हुए हैं, 45 भी करेंगे तो आपको खुशी होगा कि ज़्यादा मिला। तो हम कमिटमेंट मेरा 40 का है, लेकिन चांसेस 99% है कि 40 से बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। कमिटमेंट क्या था, जो आपको बुक अपलोड किया गया है, फाउंडेशन बुक, उतना ही का प्रैक्टिस का, लेकिन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है 300 400 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हो सकता है उसमें रिपीट हो, जैसे रिपीट रह जाता है ना क्वेश्चन असाइनमेंट में, पता नहीं चलता हमको, तो रिपीट हो इसीलिए हमने लिखा है इसमें 200 प्लस इस बार के नया बैच में, और नया बैच में आप लोग को ऐड भी कर रहे हैं।